that a chemical reaction consists of more than one steps, more than. तो चलो कम. بس شو आवाज है इसमें. आवाज तेज बसता आवाज तेज बसता दाना दाना दादा मोठा ذاتي इसको. لا لا جدله دخل आवाज बसता Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is, you know, this is a candy, and its name is Wish. And now I am going to eat it, but before eating I will open it, and this opening of paper is very difficult for me, so it is a slow step, and now it is very fast step. So sometimes a reaction is composed of two steps, one is slow and the other one is fast. The slow step is called rate determining steps, rate determinant. ये वो चूहे वाला रेट नहीं है. अच्छा, रेट मीन speed of chemical reaction, speed of chemical reaction. ये बाकी आपका है. ایا زدیرو رسید کنه غلان د کلاس والا راغ. ها 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 स्लो स्टेप की समझ आ गई कि नहीं? स्लो स्टेप समझ गए कि नहीं? आप में से जिसने हिफ्ज किया है वो हाथ उठाए. जिसने हिफ्ज किया, जिस स्टूडेंट ने हिफ्ज किया है हाथ उठाएं. किसी ने हिफ्ज नहीं किया आप में से? तकड़े रहे तो पासा करा तिलावतों का. आप खड़े हो जाए, उधरेगा तिलावतों का. तिलावत हुआ है बच्चे. माइक दर कम. بس تاسو لغلی شي خپل کار د پرې دغه. بسم الله وای بسم الله کینه فناست تلاوت په آرام. دیره پس بتاوږي ګره. تاسو کوم کلاس نه راغی بچي؟ هغه کلاس نه حال نه ګره. شاو بچي زر کاو او مختصر تلاوت وکړه. شاو بچي بچي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. कारी साहब तो दुआओं की से अल्लाह पाक के डॉक्टर के हाँ चल तो चल Bismillahirrahmanirrahim. We are starting the chemistry section. Look at question number 69. Kc has got no unit if the number of moles of the reactants and products are equal. अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे तो फिर Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा. यूनिट कब होता है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. शाबाश बच्चे, जल्दी जल्दी बैठ जाए, इनको जगह दे. इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉल, अगर Kc की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है ये आगे ज्यादा नहीं जा रहा और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा. तो द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम इज लेस फेवर्ड टुवर्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ Kc, इसका मतलब ये है कि द इक्विलिब्रियम डज नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा ये नहीं जा रहा. मतलब ये है कि रिवर्स रिएक्शन इज फेवर्ड. क्वेश्चन नंबर 71 में है कि द बफर कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू रेजिस्ट अ चेंज इन pH. ये आप याद रखें कि बफर सॉल्यूशन के लिए हम बेस या साल्ट यूज करते हैं या एसिड और साल्ट. लेकिन दोनों केसेस में आपने अगर एसिडिक बफर बनाना है तो आपने वीक एसिड यूज करना है. अगर आपने बेसिक बफर बनाना है सो यू हैव टू यूज द वीक बेस. स्ट्रांग बेस या स्ट्रांग एसिड को हम यूज नहीं करते हैं बफर बनाने के लिए. बफर कैपेसिटी उस बफर की ज्यादा होती है जिसमें एसिड और साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन बराबर हो. क्या हो? ये पॉइंट अपने साथ नोट करें. उस बफर कैपेसिटी ज्यादा होती है जिसमें मोलरिटी ऑफ द एसिड एंड इट्स साल्ट इज इक्वल. दोनों की मोलरिटी अगर बराबर है. और दूसरी बात यह है कि अगर बफर का वॉल्यूम आप ज्यादा लें, अगर आप उसका वॉल्यूम ज्यादा लें, मिसाल के तौर पर इफ यू टेक 10 ml ऑफ एसिड सोल्यूशन एंड 10 ml ऑफ साल्ट सोल्यूशन, दूसरे केस में आप 20 ml लेते हैं तो 20 वाले की बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी. बात समझ गए? अगर एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगे तो बफर कैपेसिटी कम होती है. अगर बराबर होंगे तो बफर कैपेसिटी, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था अच्छा कि किस बफर की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो ये आप समझ लें. क्वेश्चन नंबर 72 जो है द सुप्रेशन ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन. तो नाम से पता चलता है कि ये कॉमन आयन इफेक्ट है. कॉमन आयन इफेक्ट डालने से इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन जो है वो कम हो जाती है. एसिडिक बफर आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड द साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग
base. So option number B is correct. Question number 74. The oxidation potential of magnesium and aluminium are 2.3 and 1.6 respectively. किसका ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? मैग्नीशियम का। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये खुद ऑक्सीडाइज आसानी से हो सकता है और ये एल्यूमिनियम को आसानी से रिड्यूस करेगा। मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। So if you have a solution of aluminium salt and you put magnesium in it, so magnesium will replace aluminium. ये उसको रिप्लेस करेगा और खुद उसके साथ बॉन्ड बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट हो और आप इसमें मैग्नीशियम डालें तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और एल्यूमिनियम को प्रिसिपिटेट करेगा। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। सो अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विल डिस्प्लेस a less electropositive element from its solution. So it will displace aluminium. So option number B is correct. Question number 75. In order to measure the standard electrode potential, remember standard electrode potential are measured at 25 degrees centigrade, 1 atmospheric pressure. You got the point? And the concentration of the electrolyte should be 1 mole per liter, 1 molar. The three condition pakari. What should be the pressure? 1 atmosphere. What should be the temperature? 25 degrees centigrade या 298 Kelvin. Our molar concentration of the electrolytic solution should also be equal to 1 molar. So इसमें option number C is correct. Question number 76. If a strip of copper metal is placed in a solution of iron sulfate, अगर हम इसके अंदर copper डालें, there is no reaction because copper is less electropositive than the iron. Iron is more reactive. Iron का oxidation potential copper से ज्यादा है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अलबत्ता अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ आयरन डालें so it converts into iron sulfate and it will displace the copper. ये copper को displace करेगा, but copper cannot displace iron from its solution. So 76 में option number D is correct. Question number 77 में लिखा है the reaction rate in forward direction decreases with the passage of time. Why? Because the concentration of the reactant decreases with the passage of time. So option number B is correct. Question number 78. Increasing the temperature by 10 degrees centigrade or 10 Kelvin has roughly what effect on the rate of the reaction? The reaction is only doubled. The reaction will only, so for 10 degree change in temperature, the reaction is doubled. अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो हाफ हो जाता है। अगर आप 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर 4 टाइम्स ज्यादा होगा स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो द प्रोडक्ट हैव लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 80. Which of the following statement regarding the order of reaction is correct? तो ऑर्डर जो है रिएक्शन का ऑर्डर ये जीरो भी हो सकता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा हो। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि रिएक्शन का स्पीड जो है कंसंट्रेशन डबल होने से डबल हो जाता है। सेकंड ऑर्डर का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन अगर हम डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम बढ़ जाता है। और नेगेटिव ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो स्पीड उल्टा ज्यादा होने की बजाय कम हो जाएगा। इसको नेगेटिव ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, इट कैन बी 1, 2, 3 एंड इट कैन आल्सो बी नेगेटिव। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर D is correct. Question number 81. Half-life is independent of the initial concentration if it is first order reaction. आपको पता है कि हाफ लाइफ जो है
It is inversely proportional to the concentration raised to the power order minus 1. Order minus 1. तो अगर आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन एंड 1 माइनस 1, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने का मतलब ये है कि हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो फिर कंसंट्रेशन यहां पर हम 2 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे। समझ आ गई बात? तो 2 माइनस 1 से क्या जवाब आएगा? 1। उसका मतलब ये होगा कि कंसंट्रेशन डबल करने से हाफ लाइफ आधी हो जाती है। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 82, when one metal is deposited on the surface of the other metal, this is called electroplating by the process of electrolysis। और electroplating का मकसद ये होता है to protect a metal from rusting, from corrosion। corrosion से बचाने के लिए हम लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मोर रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन नंबर 83 जो है, क्वेश्चन नंबर 83, 16 ग्राम मीथेन है हमारे पास। आप सबको पता है कि ये 1 मोल के बराबर होता है। किसी भी चीज के 1 मोल में मॉलिक्यूलों की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 85 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन शार्डविक ने डिस्कवर किया था। शार्डविक। अच्छा, 85 में ऑप्शन नंबर ए है। 84, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन? सो प्रोटॉन इज नथिंग बट इट इज द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 86, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4.4 ग्राम। लुक, ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके 44 ग्राम 1 मोल के बराबर हैं। इसका 4.4 ग्राम 0.1 मोल के बराबर होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप ले लें तो उसमें देयर आर 6.02 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। समझ आ गई बात? अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस। समझ आ गई बात? इतने ऑक्सीजन एटम होंगे 1 मोल में। तो ये तो 0.1 मोल है ना, तो 0.1 के अंदर कितने होंगे? तो दैट विल बी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23। तो ये हो जाएगा 1.2 into 10⁻23 इससे आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 86 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जी बच्चे, देखिए बेटा, हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने मोल हैं? होंगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। श्योर? तो ये हो जाएगा 2 into 6.02 10⁻23। इससे आएगा 12.04 into 10⁻23। लेकिन ये 44 ग्राम नहीं है, 4.4 ग्राम है। तो ये पॉइंट इस तरफ ले आए, एक लेफ्ट की तरफ। तो ये हो जाएगा 10⁻23 एटम। समझ आ गई बात? 44 से 4.4 10 टाइम कम है ना, तो इसको 10 पर आप डिवाइड करें। 10 पर डिवाइड करने से 12 की बजाय ये 1.2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे ऑप्शन नंबर सी आता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना मिलीग्राम होता है? 0.55। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻⁻28 ग्राम। या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि -25 मिलीग्राम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का मास कितना होगा? इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यू विल गेट 0.55 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 88 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, जिन दो एटमों का एटॉमिक नंबर एक जितना होगा, सो दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 89, which has maximum number of molecule, so find out the number of moles। मोल निकालने का तरीका यह है कि मास को मोलर मास पर डिवाइड करना होगा। तो देखो हाइड्रोजन का मोलर मास सबसे कम है, 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आता है, 1 मोल। और बाकी सबके मोलर मास ज्यादा हैं, तो उनके अगर आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट लेस देन 1 मोल। बाकी सबके मोल्स की तादाद 1 से कम है और हाइड्रोजन के मोल जो है वो 1 है। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें मालिक्यूलों की तादाद ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 90, molecular mass is defined as the mass of one molecule of a substance as compared to one atom of carbon। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा, 89, 89 के अंदर ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास का वो पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस कंपेयर विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो मॉलिक्यूलर मास भी हम एटॉमिक कार्बन के कंपैरिजन से ही निकाल सकते हैं, दोनों को निकाल सकते हैं। you can obtain the molecular mass by comparing with the mass of the carbon atom, and you can also obtain the atomic mass by this method। तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप लकीर के फकीर ना बने कि किताब में लिखा है कि एटॉमिक masses are obtained by comparison with carbon, तो molecular masses are also obtained by comparison with the carbon atom। How many atoms are there in 1 mole of sucrose? आप देखिए बेटा, सुने, 1 mole of sucrose शुगर को कहते हैं C12H22O11। 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 10⁻23 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम इसमें ज्यादा होंगे क्योंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर 45 एटम हैं। सक्रोज की एटॉमिसिटी 45 है, यानी ईच मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 45 एटम। सो 45 मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो यू विल गेट नंबर ऑफ एटम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, 1 mole of carbon dioxide contain 1 mole of carbon dioxide contain, देखो बेटा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन के एटम होंगे और 2 मोल इसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो कार्बन के एटम कितने होंगे, 1 मोल। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ऑक्सीजन के एटमों की तादाद इससे डबल होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.02। क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा है कि हमारे पास नाइट्रोजन के एटम या नाइट्रोजन के आयन हैं, अगर हम इन आयंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करें तो कौन सा आयन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो a negative ion or a positive ion which has larger charge, which has greater charge, it will be deflected to the large extent। जिस पर चार्ज ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। n-3 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, फिर n-2 डिफ्लेक्ट होगा, फिर n-1 डिफ्लेक्ट होगा, और जिस पर चार्ज नहीं होगा वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। समझ आ गई बात, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कोई वास्ता इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। सो इफ इट इज इन द 5th ऑर्बिट तो 5/2 से क्या आता है, 2.5।
5h by pi. So option number B is correct. Question number 95. When a metal atom combines with a non-metal atom, the non-metal atom will gain electron, but negative ion has larger size than the parent atom. So option number D is correct. D. Question number 96. If R is the radius of the first orbit, आपके लिए फार्मूला है R square divided by Z into A naught is equal to R. ये फार्मूला है ना, N square into A naught divided by Z. क्लियर? तो R असल में होता है N square divided by Z. और अगर यहाँ पर हम R लिखें, फॉर एग्जाम्पल पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना है, वो R है, तो R इज इक्वल टू N स्क्वायर R डिवाइडेड बाई Z. लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा इनटू N स्क्वायर R में. तो ऑप्शन नंबर 96 में ए ऑप्शन करेक्ट है. 97. Among the following, which compound will show highest latest energy? Look, smaller are the sizes of the ions, greater will be the latest energy. तो सोडियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बिगर आयन जब होंगे तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी कम होती है. 98. The lowest hypothetical or imaginary temperature at which the gases are supposed to occupy zero volume, it is called absolute zero. Option number B is correct. Question number 99. Question number 99. The molecule which has a zero dipole moment is BF3. और NF3 में लोन पेयर होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. Question number 100. The linear combination of two hybridized orbital belonging to two atoms. तो hybridized orbital हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. 101. Which of the following compound does not follow the octet rule A? क्योंकि यहाँ पर PCl5 में 5 बॉन्ड हैं और इसने 10 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं. तो यहाँ पर फास्फोरस के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 8 से ज्यादा है, यानी ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा. 8 से ज्यादा होंगे तो फिर भी ये ओबे नहीं करता, 8 से कम होंगे तो फिर भी ये ओबे नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल BF3 जो है ना, इसमें 6 हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा. तो क्वेश्चन नंबर 101 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 102. The strength of the bond formed by SSPP and SP overlap, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. SS ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, SP ओवरलैप थोड़ा सा कमजोर होता है, और PP ओवरलैपिंग इज वेरी वीक. Which one of the following exhibit the weakest intermolecular forces? C ऑप्शन हीलियम. इनर्ट गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं, बिकॉज द एटम्स आर नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर. An ideal gas is the one in which obeys the gas laws under all conditions. ये आइडियल का पूछा है, रियल का नहीं पूछा. Our real gases obey the ideal gas equation at low pressure, high temperature. Question number 105. The correct value of the gas constant is B. बाकी में यूनिट वगैरह गलत दिए गए हैं. 106. ये याद रखो कि PM is equal to DRT. D is equal to PM divided by RT. So smaller is the temperature, greater is the density. Greater is the pressure, greater is the density. तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी ऑफ द गैस ज्यादा हो जाती है. ये पहली दफा आपने ये फार्मूला देखा. D is equal to PM divided by RT. इसमें तो कोई इतनी खास बात नहीं. टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी
ज्यादा होती है और प्रेशर को ज्यादा होने से डेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब ये है a gas would have high density if the pressure is high and the temperature is low। तो आप इसको रेशो मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, कौन सा क्वेश्चन है? 107। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा जो है वो नॉन पोलर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 108, the most polar bond is the one in which the electronegativity difference between the bonded atom is greater, so option number A is correct। 109, the difference between delta H and delta U mean delta E। तो ये याद रखें कि internal energy change is actually the energy change which occur at constant volume and delta H is the energy change at constant pressure। तो इन दोनों में फर्क तब होता है ज्यादा जब किसी प्रोसेस के दौरान वर्क डन ज्यादा हो, और वर्क डन ज्यादा उस वक्त होगा जब गैसियस रिएक्टेंट से गैसियस प्रोडक्ट बने, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है ज्यादा। So if your reactants and product are gases, so there is big change in volume। जब change in volume ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा। जब वर्क डन ज्यादा होगा तो डेल्टा U और डेल्टा H के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? But if the you have solids, so while moving from one solid to other solid, there is a little change in the volume, so work done is negligible। When the work done is negligible, then the QP and QV have the same value। In other words, delta H and delta E have the same values। So जब gases involve हों तो उस वक्त इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होता है। 110, who proposed the concept of dispersion forces? Fritz London। 111, एडियाबेटिक एक्सपेंशन उस एक्सपेंशन को कहते हैं जिसमें आप हीट को, सिस्टम को हीट नहीं देते हैं, न सिस्टम से हीट निकालते हैं, यानी डेल्टा क्यू विल बी जीरो। तो आप जब सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? बिकॉज इट विल वर्क ऑन द सराउंडिंग। जब सराउंडिंग पर काम करेगा, दिस वर्क विल बी नेगेटिव वर्क बिकॉज इट विल डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 112, काइनेटिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन ऑल द गैस लॉज। थ्योरी का मतलब ये होता है कि ये सारे गैस लॉज को एक्सप्लेन करे। 113, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट एंड आल्सो ऑन द फाइनल स्टेट बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। इट इज अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, but it does not depend on the path, so it is not a path function। Question number 114, which of the following is amorphous solid? Glass। glass glass जो है शीशा, ये amorphous solid है। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। Which one of the following is network solid? network solid का मतलब होता है covalent solid। covalent solid जो है इसमें एटम होते हैं और एटम दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। क्वेश्चन नंबर 116, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। 1 mole is the amount of a substance which contain as many particles as present in 0.012 kilogram of carbon। 0.012 kilogram of carbon means 12 gram of carbon, and 12 gram of carbon is equal to 1 मोल। तो मोल किसी चीज का मोल उसका वो अमाउंट होता है। समझ आ गई बात? जिसमें उतने एटम होते हैं जितने कि कार्बन के 1 मोल में होते हैं, और कार्बन का 1 मोल जो है वो 12 ग्राम के बराबर होता है। लेकिन अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो इसको 1000 पर डिवाइड करना होगा। तो 12 divided by 1000 is equal to 0.012 kilogram। This is actually 1 mole।
Question number 118. 1 mole of phosphorus will have molecule will contain how many atoms? देखो 6 × 10⁻⁴ इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपको एटम मिल जाएंगे। तो 6 × 4 = 24। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119। हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस? आप देखें 2H2 + O2 2H2O। आप देखें वी हैव, अगर आपके साथ हाइड्रोजन 2 डेसीमीटर क्यूब होगा तो इससे वाटर कितना बनेगा? 2 डेसीमीटर क्यूब। समझ आ गई बात? अगर आपके साथ हाइड्रोजन 2.24 डेसीमीटर क्यूब होगा तो ये 2.24 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। समझ आ गई बात? जो रेशो गैसों के मोल्स के बीच में होती है वही उनके वॉल्यूम के बीच में भी होती है। अब ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, स्टीम है, असल में स्टीम बन रहा है। समझ आ गई बात? तो इसके मोल्स कैलकुलेट करें। 2.24 मोल डेसीमीटर क्यूब मीन 0.1 मोल, और 0.1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.8 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120। लंडन डिस्पर्शन फोर्स are directly related to the sizes, bigger are the sizes, greater are the London forces। यही वजह है कि इनर्ट गैसेस में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो साथ साथ उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 122। जब हम साबुन डालते हैं या डिटर्जेंट डालते हैं पानी में तो उसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस वीक बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? और उसके मुकाबले में एडहेसिव फोर्स ज्यादा रह जाती है। तो द एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है, इस वजह से कपड़ा आसानी से साफ होता है और साबुन का पानी जो है वो कपड़े को आसानी से गीला करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज है।